देखो अभी जो लास्ट आप लोगों ने चैप्टर करा था बेटा, दैट वाज चैप्टर नंबर 2 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है बायोलॉजी में, दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो लास्ट चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, जिसमें यू हैव 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 देन 5, और जो लेटेस्ट अभी आपके पास है दैट इज 6। और उसमें से जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो वो जरा बेटा आप लोग ध्यान में उसको कर लेना। और एक मैंने टेबल आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, जो हमने डिस्कस भी कर लिया था लेक्चर में, तो वो टेबल भी एक बार अच्छे से अपना गो थ्रू कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका नीट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उनका सारा मेथड आपका मल्टीपल चॉइस का रहता है बेटा, ठीक है? कोई असर्शन रीजन नहीं है आपके पास। वो आता था आपका एम्स के एग्जाम्स में, जो भी अपना सेपरेट नहीं होता है, तो अभी सिर्फ नीट का पेपर होना है, तो उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपना प्रैक्टिस करो। और आप लोगों ने देखा भी होगा, इस साल के पेपर की डेट भी आ गई आप लोगों की, दैट इज 26 जुलाई। ठीक है? थोड़े टाइम बाद आप लोगों ने भी देना ही है वो पेपर, तो अच्छे से पढ़ो अपना। अच्छा बेटा, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेबोरेटेड पूरा, दैट वाज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। क्लियर? तो उसमें उसने टोटल 5 क्राइटेरियाज लिए थे फॉर द किंगडम्स। जो पहला क्राइटेरिया उसने लिया था दैट वाज अ सेल स्ट्रक्चर। सेकंड क्राइटेरिया उसके पास था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ आपके पास था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड द नंबर फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसी के बेस पे उसने टोटल 5 किंगडम्स आपको दिए थे। तो उसमें जो सबसे पहला किंगडम यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, दैट इज किंगडम मोनेरा। क्लियर? अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपका किंगडम मोनेरा है बेटा, उसमें सिर्फ आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब प्रोकैरियोट्स एग्जैक्टली हैं क्या, वो अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और यही एक इकलौता ऐसा फाइलम है, सॉरी किंगडम है, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स आएंगे। बाकी के जो 4 किंगडम्स आप पढ़ोगे आगे, उनमें प्योरली आपके पास यूकैरियोट्स आते हैं। क्लियर? और दूसरी बात बेटा, एक तो देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अलावा यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का सीधा सा मतलब है कि द बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल। तो एक चीज ध्यान में रखना कि किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स आएंगे, वो पहली बात यूनिसेल्युलर हैं, बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। और दूसरा जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ोगे बेटा, तो किंगडम मोनेरा में जो हम सिर्फ पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो है उनको रखा जाता है किंगडम मोनेरा में, सोल मेंबर माने जाते हैं वो इस किंगडम के। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो मोनेरा है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पहली बात वो यूनिसेलुलर हैं, दूसरी बात वो प्रोकैरियोटिक हैं, और तीसरा जो मेंबर हम इसमें पढ़ते हैं बेटा, वो सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ठीक है? अब बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं, जो हर तरह के हैबिटेट्स में आपको मिलते हैं। चाहे आप मिट्टी ले लो, चाहे आप डेजर्ट ले लो, स्नो ले लो, या डीप ओशियंस ले लो, या जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, हॉट स्प्रिंग्स, तो वहां पर भी जनरली ये बैक्टीरिया आपको मिलते ही मिलते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। स्ट्रक्चर अगर आप इनका देखोगे बेटा, तो स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप इनका बिहेवियर देखो, बिहेवियर मीन्स इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, या जो आपके इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है, बट अगर बिहेवियर वाइज देखोगे तो बिट कॉम्प्लेक्स है आपके पास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब अगर आप मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करो, तो इट इज रिलेटेड विद देयर न्यूट्रिशन। आपको हर तरह का न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलेगा। ज्यादातर मेंबर जो आपको मोनेरा में नजर आते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है। ज्यादातर मेंबर हेट्रोट्रॉफिक हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से याद रखना। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब दे डिपेंड ऑन अदर। ठीक है? खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो हेट्रोट्रॉफिक में बेटा पैरासिटिक मोड भी आ सकता है, सैप्रोट्रॉफिक भी आ सकता है, या पहले पढ़ चुके हो, तो ये टर्म्स मैंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ मेंबर जो है किंगडम मोनेरा की, वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है तो दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर एंड सम आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ये अभी सिर्फ फीचर्स हैं बेटा जो मोनेरा के हम पढ़ रहे हैं, दीज आर जनरल फीचर।
जनरल फीचर याद करना जरूरी है, तभी आप पूरा किंगडम समझ पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला कि बेटा किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट का एग्जैक्ट मतलब समझो आप यहाँ पर। प्रोकैरियोट में दो वर्ड्स हैं बेटा आपके पास, एक प्रो है और एक कैरियोट है। अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराना, ओल्ड। ठीक है, कैरियोट वर्ड इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। कैरियोट वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म के पास जो न्यूक्लियस है वो ओल्ड टाइप का है, वो प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, अब ओल्ड या प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हो, विच इज बेसिकली द डीएनए। ठीक है, सो डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल. Now, in most of the organism, the DNA is actually covered by a double membrane envelope, जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब आपका डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा तो उस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो हमने बोला कि इनके पास ओल्ड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो उसका मतलब क्या होगा कि इनके केस में जो डीएनए है दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर डीएनए के अराउंड कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है तो डीएनए जो है वो नेकेड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे मटेरियल को बेटा जो नाम दिया जाता है वो न्यूक्लियस नहीं दिया जाता। न्यूक्लियस टर्म आप यहाँ पर यूज नहीं करोगे, इनके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? ओल्ड और प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। आई होप सब बच्चों को प्रोकैरियोट का मतलब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बेटा इसमें एक और चीज आती है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके पास है, ठीक है, जब आप ये सब पढ़ोगे बैक्टीरिया, तो इनके केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीटली एब्सेंट। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप एनिमल सेल पढ़ते हो, प्लांट सेल पढ़ते हो, तो आप उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हो ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज कैसे हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, these are properly covered by a membrane, but these kind of the membrane bound cell organelles are completely absent in case of a prokaryotic cell. यानी कि किंगडम मोनेरा में जितने भी सेल आप पढ़ोगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप पढ़ोगे, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे? एब्सेंट। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स आप पढ़ोगे बेटा, तो मेंबर्स को देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो प्रोटीन बनाता है वो राइबोसोम बनाता है, इसीलिए आप राइबोसोम को क्या बोलते हो? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। 9th या 10th में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा इसके बारे में। तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप ये पढ़ोगे बेटा कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, वन इज 70S, अनदर इज 80S। अब आप पूछोगे कि मैडम ये 70S क्या है, 80S क्या है, तो इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में डील करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो राइबोसोम्स हैं दे बिलोंग टू 70S टाइप। ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोकैरियोट्स में, यानी कि जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तो मोनेरा में ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ोगे बेटा, तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल डेफिनेटली आपको मिलेगी। और एक और चीज आपको सेल में मिलेगी दैट इज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला यहाँ पर किस चीज के लिए यूज होगा? लोकोमोशन के लिए। जैसे आप लोगों के पास पैर है ना, तो आप अपने पैर यानी कि जो हाइंड लिम्स है उनको लोकोमोट करने के लिए यूज करते हो व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सेम टाइप में जो बैक्टीरिया हैं दे आल्सो शो द लोकोमोशन। कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है बेटा आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये तो था देखो जनरल इंट्रोडक्शन। अब आपने डिटेल में करना है मोनेरा के बारे में, तो जरा आगे चलते हैं। मोनेरा में बेटा सबसे पहले थोड़ा डिस्कवरी के बारे में देख लो कि बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। समटाइम इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट का नाम है आपके पास एवी ल्यूवेनहॉक। ये एक्चुअली डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, सबसे पहले उसने बैक्टीरिया देखा था, डिस्कवर्ड किया था।
फिर उसके बाद जो अनदर साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, ठीक है, उसने इनको एक नाम दिया था वर्मिस। वर्मिस का मतलब होता है छोटे छोटे वर्म लाइक एनिमल्स, क्लियर। Then after that another scientist came whose name was Ehrenberg. Then he coined the term bacteria. Actual में जो बैक्टीरिया टर्म है वो एरनबर्ग ने दिया था, और बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किसने किया था? ल्यूवेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लोग को पता होने चाहिए बिकॉज यू आर डीलिंग विद द मॉनिटर। नेक्स्ट जो बेटा इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा दैट विल बी रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। अब हमने पहले ही बोला कि जो बैक्टीरिया है बेटा वो माइक्रोस्कोपिक है, तो देखो नेकेड आई से तो वो आपको नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोपिक है तो डेफिनेटली साइज उनका बहुत ही छोटा होगा, क्लियर। जनरल साइज उनका रेंज करता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, ओके। अब तीन चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो और सुनो। एक बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और एक आपने याद करना है लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब आप एक चीज ध्यान में रखो कि मैंने बोला कि किंगडम मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक मेंबर है किंगडम मोनेरा का जिसके केस में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। समझ रहे हो? अब दो चीजें उस बेस पे आप करोगे, एक तो बेटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल बताना है आपने, और एक आपके पास है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल, ठीक है। एक है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल, तो विद सेल वॉल वाले का एग्जांपल क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच इज स्मॉलेस्ट बट इट इज हैविंग द सेल। नेक्स्ट टू द पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट पे देखो, इसमें लिखा है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। अब एक ऐसा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज अगेन बहुत छोटा है लेकिन वो विदाउट सेल वॉल है। अब विदाउट सेल वॉल का एग्जांपल आप क्या लिखोगे? माइकोप्लाज्मा। तो ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। और इसमें से भी बेटा जो मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आपको पूछा जाता है नीट के एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स में, दैट इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने एक एग्जांपल करनी है, दैट इज अ लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो बेटा जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया आपके पास है दैट इज अ स्पाइरलम वॉल्यूटेन, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? स्पाइरलम वॉल्यूटेन, दैट इज अ लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो पहला चीज बेटा आप लोगों ने याद करना है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड आप ध्यान में रखोगे साइज ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखो आपकी स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा होगा, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। अब आपने बैक्टीरिया को क्या करना है बेटा? क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब देखो अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो वो किसी चीज के बेस्ड पे करोगे, मतलब किसी के बेस्ड पे आप उसको डिवाइड करोगे, क्लासिफाई करोगे। तो दैट इज अ क्राइटेरिया जिसके बेस्ड पे हम डेफिनेटली क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो क्राइटेरिया बेटा हम यहाँ पर लेंगे वो बेसिकली हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया हमने बैक्टीरिया को क्या करना है? क्लासिफाई करना। तो पहला क्राइटेरिया अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द शेप। फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास है शेप, सेकंड आपके पास है बेस्ड ऑन द फ्लैजेला, एंड थर्ड आपके पास है बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो उसमें पहला क्राइटेरिया आएगा बेस्ड ऑन द शेप, सेकंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द फ्लैजेला, एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. This is how you can classify the whole bacteria which comes under the kingdom one. अब इसमें बेटा सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो क्लासिफिकेशन में देखो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने लेना है शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया में आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में जनरली चार बेसिक शेप होती है। देयर आर फोर मेन बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। याद करने का तरीका क्या है? सीबीएसई, ठीक है। क्या तरीका बोला मैंने? सीबीएसई। सीबीएसई में चार अल्फाबेट्स हैं आपके पास, दैट इज सी बी एस सी। तो सीबीएसई दैट इज रिगार्डिंग द शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहला जो सी है बेटा उसका मतलब है कॉकस। कॉकस में कैसे बैक्टीरिया आते हैं? स्फेरिकल, मतलब राउंड बैक्टीरिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि जितने भी कॉकस बैक्टीरिया हैं
वो ए फ्लैजिलेट है। ए फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजेला इज एब्सेंट, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है सेकंड बी। बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड और डिस्क शेप बैक्टीरिया। थर्ड आता है एस, स्पाइरिलम। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप, नाम से क्लियर है बेटा, वो तो स्पाइरिलम है तो स्पाइरल शेप है। एंड लास्ट सी आपके पास है कॉमा। कॉमा डालते हो ना, छोटा सा एक टर्न, कॉमा शेप, ठीक है। तो बेसिक 4 शेप है बैक्टीरिया की, कौन कौन सी है, सीबीएसई। सीबीएसई में सी स्टैंड्स फॉर कॉकस, बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस, एस स्टैंड्स फॉर स्पाइरिलम एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉमा शेप। क्लियर। अब इसके बाद अगर बेटा हम कॉकस की बात करें जिसमें कि राउंड बैक्टीरिया आते हैं, तो कॉकस में देखो डिफरेंट वेराइटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। वेराइटीज थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में इनके अंदर आपने नहीं जाना है। तो जैसे पहली वेराइटी है बेटा मोनोकॉकस। मोनोकॉकस में पहला क्या लिखा है, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, सो इट इज सिंगल राउंड बैक्टीरिया। फिर आता है बेटा डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस में डिप्लो का मतलब क्या होता है, दो। डिप्लो मीन्स दो। तो यहाँ पर दो कॉकस बैक्टीरिया अटैच होंगे आपस में, ठीक है, सिंगल नहीं होंगे, दो अटैच होंगे। तो कैटेगरी को क्या बोला जाता है, डिप्लोकॉकस। फिर आता है बेटा स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस में जो स्ट्रेप्टो वर्ड है, स्ट्रेप्टो मतलब का होता है चेन। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन। तो मतलब बहुत सारे राउंड बैक्टीरिया आपस में जुड़ेंगे, किस फॉर्म में, चेन की फॉर्म में। इट इज लाइक अ लॉन्ग चेन। तो उस टाइप को क्या बोला जाता है, स्ट्रेप्टोकॉकस। फिर आपके पास आता है बेटा स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस में स्टेफाइलो, स्टेफाइलो, स्टेफाइलो वर्ड का मतलब क्या होता है, बंच। अंगूरों का गुच्छा देखा है ना आपने, तो जैसा अंगूरों का गुच्छा दिखता है वैसा गुच्छा होता है आपके पास, बंच। बहुत सारे राउंड बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं बंच की फॉर्म में, तो टाइप को क्या बोला जाता है, स्टेफाइलोकॉकस। क्या बोला जाता है, स्टेफाइलोकॉकस। तो एक आपके पास है बेटा मोनोकॉकस, दैट इज सिंगल। डिप्लोकॉकस, टू राउंड बैक्टीरिया आर अटैच्ड। स्ट्रेप्टोकॉकस इन द फॉर्म ऑफ चेन। स्टेफाइलोकॉकस इन द फॉर्म ऑफ बंच। लास्ट कैटेगरी आपकी स्क्रीन पे लिखी है सारसाइना। सारसाइना का मतलब होता है 3D। 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है। तो ये अगर आप डायग्राम देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर बेटा ध्यान से, तो ये कॉकस बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स आपको गिवन है। मोनोकॉकस, सिंगल सिंगल। डिप्लोकॉकस, दो दो कॉकस अटैच्ड है। स्ट्रेप्टोकॉकस, चेन की फॉर्म में। मे बी आपको टेट्राकॉकस भी देखने को मिले जिसमें 4 अटैच होंगे, क्योंकि टेट्रा का मतलब 4 होता है। स्टेफाइलोकॉकस बंच की फॉर्म में, ग्रेप लाइक बंच, ठीक है। एंड सारसाइना इट इज 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो ये वेराइटी जो ये टाइप्स है बेटा जिसमें आपको देखने को मिलती है कॉकस के अंदर। कॉकस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया आपको कैसे मिलेंगे, राउंड शेप। सेकंड आता है बेटा आपके पास बैसिलस। बैसिलस में मैंने कैसा बताया था, डिस्क या फिर रॉड शेप, ठीक है। तो बैसिलस में 3 वैरायटी है। सबसे पहला आता है डिप्लो बैसिलस। देखो डिप्लो का मतलब क्या होता है, अगेन दो, पहले पढ़ चुके हो ना, डिप्लो का मतलब दो है, तो मतलब दो डिस्क शेप बैक्टीरिया ऐसे आपस में ज्वाइन होंगे, क्लियर। फिर आता है बेटा स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब स्ट्रेप्टो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, चेन। तो बहुत सारे डिस्क शेप बैक्टीरिया ज्वाइन होके चेन की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस। लास्ट कैटेगरी आता है बेटा पैलिसेड। पैलिसेड में क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, आई थिंक 9th में शायद आप लोग सीबीएसई में पढ़ते हो सेल ऑर्गेनेलिस, तो उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड पढ़ी होंगी सभी बच्चों ने, आई होप सब बच्चों को बेटा याद होगा थाइलाकॉइड्स, यस मैम। ठीक है, डिस्क लाइक होती है। तो जब आप थाइलाकॉइड में देखते हो तो दिस इज वन थाइलाकॉइड, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो एक दूसरे के ऊपर होती है ना पाइलअप, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैलिसेड अरेंजमेंट। तो बैसिलस के अंदर बेटा 3 टाइप आती है। डिप्लोबैसिलस, दो अटैच होंगे। स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन की फॉर्म में। एंड पैलिसेड, दैट इज लाइक अ, मतलब पाइलअप ओवर वन अनदर, वैसे थाइलाकॉइड्स होती है। तो बैसिलस में आती है बेटा टोटल 3 टाइप आपके पास। देन उसके बाद नंबर थर्ड आता है स्पाइरिलम। नाम से क्लियर है बेटा, स्पाइरल शेप होगा। इनके आगे कोई फर्दर कैटेगरीज नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आपने याद करना है। सो एग्जाम्पल हमारे पास है स्पाइरिलम वॉल्यूटेन। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये बैक्टीरिया आपको क्लियर स्पाइरल शेप नजर आ रहे होंगे नीचे। नंबर फोर्थ है बेटा कॉमन शेप।
कॉमा शेप इज लाइक अ कॉमा, इसकी भी कोई फर्दर वेराइटी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने करना है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज द कॉलेरा डिजीज। ठीक है, तो ये ऊपर जो आपके पास है ये आपका विब्रियो है और नीचे वाले दोनों डायग्राम आपके पास है स्पाइरल बैक्टीरिया। तो शेप के बेसिस पे हाउ मेनी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया आर देयर? 4। कौन कौन सी 4 बेसिक शेप हैं? सीबीएससी, सीबीएससी में सी का मतलब कॉकस, पी का मतलब बैसिलस, देन एस का मतलब स्पाइरल एंड सी का मतलब कॉमस। क्लियर? तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का बेस्ड ऑन द शेप। अब सेकंड क्राइटेरिया देखो जो हमने लिया था दैट वाज बेस्ड ऑन फ्लैजेला, और आपको पता है बैक्टीरिया फ्लैजेला किसके लिए यूज करते हैं बेटा? लोकोमोशन के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से स्लाइड को देखो तो आपको टोटल 6 टाइप्स दिख रही होंगी ऊपर। ठीक है, अब 6 टाइप में बेटा अगर आप फर्स्ट टाइप देखो तो देखो फर्स्ट मैंने लिखा है ए ट्रिकस। अब ए ट्रिकस में ना पहले ट्रिकस का मतलब समझ लो क्या होता है। ट्रिकस का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ट्रिकस यहाँ पर डिनोट करता है फ्लैजेला को, और सामने क्या लगा है? ए ट्रिकस। तो ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। दैट मीन्स फ्लैजेला क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल किसका दोगे? कॉकस बैक्टीरिया। फिर मैंने बोला मोनोट्रिकस। अच्छा, मोनोट्रिकस में मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक। तो मतलब बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर क्या होगा? सिंगल फ्लैजेला। और उसका एग्जाम्पल अभी अभी आपने करा, कॉमा शेप, क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा। फिर आता है बेटा एम्फीट्रिकस। अब एम्फीट्रिकस में देखो एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, मतलब दो, यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी के दोनों एंड पे सिंगल सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। सिंगल फ्लैजेला एट बोथ एंड। एग्जाम्पल एल्केलिजेंस। देन आता है बेटा लोफोट्रिकस। अब लोफोट्रिकस में लोफो वर्ड का मतलब क्या होता है? लोफो का मतलब होता है बंच, गुच्छा, समझ रहे हो? तो लोफोट्रिकस में फ्लैजेला बंच में होगा। बंच ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड। बैक्टीरिया के दोनों एंड पे क्या होंगे? बंच ऑफ फ्लैजेला। एग्जाम्पल स्पाइरलम। फिर आता है बेटा सिफेलोट्रिकस। अच्छा, सिफेलोट्रिकस में सिफेलो वर्ड ना जनरली हम हेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया में तो हेड वगैरह होता नहीं है बेटा, तो वहां पर सिफेलो का मतलब हुआ एट वन एंड, एट वन साइड। तो बंच ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड। जब आपको बंच ऑफ फ्लैजेला मिलेगा एक एंड पे, तो उसमें एग्जाम्पल कौन सा है? बार्टोनेला। फिर आता है बेटा पेरिट्रिकस। अब देखो पेरिट्रिकस में पैरी वर्ड आते हैं ना, पैरी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम पेरीफ्री। पेरीफ्री मतलब ऑल ओवर द साइड, ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि बॉडी में हर जगह पे क्या है? नंबर ऑफ फ्लैजेला। सो नंबर ऑफ फ्लैजेला ऑल अराउंड द बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल है बेटा इसमें इकोलाई, और सेकंड एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कॉजेज द टाइफॉइड। ठीक है, सुना भी होगा आपने इस बीमारी का नाम। तो ये बेटा बेस्ड ऑन फ्लैजेला बैक्टीरिया में टोटल हमारे पास कितनी टाइप आ जाती है? 6 टाइप। अब अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो पहला देखो ए ट्रिकस, नो फ्लैजेला। मोनोट्रिकस, सिंगल फ्लैजेला। एम्फीट्रिकस, सिंगल फ्लैजेला ऑन बोथ साइड। लोफोट्रिकस, bunch of flagella on both sides. Cephalotrichus, bunch of flagella at one side. And what is peritrichus? Flagella present all around the body. ठीक है, तो ये जो मैंने वर्ड बोले ना, मोनो, एम्फी, लोफो, इनका मतलब समझो। जब इनका मतलब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको टाइप भी याद हो जाएगी, अदरवाइज आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। और ट्रिकस वर्ड इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फ्लैजेला। लास्ट जो बेटा देखो इसमें कैटेगरी हम लोगों ने करनी है, दैट इज अ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में बेसिकली जो ये टेक्निक है बेटा, ये क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, साइंटिस्ट का नेम है। मैं ना ये टेक्निक आपको बहुत एक देसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जैसे हम लोग कपड़े डाई करते हैं ना, दुपट्टे डाई करते हैं, समझ रहे हो, उस पे कलर आ जाता है, सीधी सी बात है, दैट इज स्टेनिंग। उसको आपने स्टेन करा, यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को स्टेन करना है, बैक्टीरिया को कलर चढ़ाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जब परफॉर्म करी गई तो ये पता लगा कि हमारे पास बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन दिस टेक्निक।
एक होते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या लोगे, मैं स्टेप आपको समझा रही हूँ, ध्यान से मेरे स्टेप को सुनते जाओ। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपको हमने बैक्टीरिया दे दिया। अब देखो बैक्टीरिया नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया ऐसे कल्चर में दिया जाता है, बंच में दिया जाता है आपको, ठीक है। तो पेट्री डिश आप लैब में यूज करते हो, उस पेट्री डिश में आपको हमने बैक्टीरिया दी। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया के ऊपर कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में सभी बैक्टीरिया को एक डाई में डिप करना है। डाई का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट या फिर उसको बोला जाता है जेंशियन वॉयलेट। नाम से क्लियर है बेटा, वॉयलेट कलर की डाई है। इसमें कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए हम बैक्टीरिया को डिप करेंगे। 2 या 3 मिनट के बाद जब आप बैक्टीरिया को निकाल दोगे तो यू विल नोटिस कि सभी बैक्टीरिया किस कलर के हो गए बेटा, वॉयलेट कलर। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, उन सभी बैक्टीरिया को जो कि आपके वॉयलेट कलर के हैं उनको एक दूसरे सॉल्यूशन में डालना है, और वो सॉल्यूशन किस चीज का बना है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में आज सभी बैक्टीरिया को डिप कर दो। अब उसका क्या बेनिफिट है, देखो बेटा जो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है ना, वो मॉर्डेंट का काम करेगा, मॉर्डेंट और यू कैन से बाइंडर। जैसे सपोज आपके पास बुक है, बुक के 2 पेज हैं, वो ऐसे फट गए हैं, ठीक है, तो दोनों को आपस में जोड़ना है, तो आप बीच में सपोज फेविकॉल लगा दो, ग्लू लगा दो, तो वो जुड़ गए। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है वो बाइंडर का काम करता है। वो क्या करेगा, जब आपने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल से एडहेयर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तभी तो बैक्टीरिया आपको उसका कलर शो करता है। तो उनकी जो बेटा वो एडहेरेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने बैक्टीरिया को फर्दर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ताकि जो डाई के मॉलिक्यूल हैं वो और ज्यादा टाइटली सेल वॉल से जुड़ जाए। क्लियर, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, मॉर्डेंट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, सभी बैक्टीरिया लेने हैं, उनको पानी में वॉश करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने टैप चला दिया और नीचे बैक्टीरिया रख दिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। बस उनको हल्का सा पानी में से ब्रश की हेल्प से ऐसे निकालना है, ताकि जो भी उनके सरफेस पे एक्स्ट्रा स्टेन लगा है वो स्टेन सारा रिमूव हो जाए, ठीक है। पानी में आपने वॉश कर लिया, उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, सभी बैक्टीरिया को एक सॉल्यूशन में डिप करोगे। कौन सा सॉल्यूशन है, आइदर इट इज अल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन। तो जब आप अपने बैक्टीरिया को अल्कोहल या एसीटोन के सॉल्यूशन में डालोगे तो कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए उस सॉल्यूशन में हमने उनको रखना है, ठीक है। तो आफ्टर 3 to 5 मिनट आप क्या नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि कुछ बैक्टीरिया अभी भी आपको वॉयलेट कलर के ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने अभी भी अपना वॉयलेट स्टेन जो था वो रिटेन किया हुआ है। तो जो बैक्टीरिया अभी भी हमें वॉयलेट कलर के नजर आते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेन अभी तक रिटेन करके रखा है, ठीक है। लेकिन बेटा आपको कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखेंगे जो कलरलेस हो गए हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना वॉयलेट कलर लूज कर दिया है। तो जिन बैक्टीरिया ने अपना वॉयलेट कलर लूज कर दिया वो हमारे हिसाब से क्या हो गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिकॉज उन्होंने अपना जो स्टेन था वो रिटेन ही नहीं करा, उनका वो स्टेन लूज हो गया तो वो कलरलेस हो गए, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, ग्राम नेगेटिव। अब बस इतना है कि ग्राम नेगेटिव को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं कि एक और डाई में उनको डिप करते हैं। डाई का नाम है बेटा सैफरनिन डाई, जो पिंक कलर की है। तो जैसे ही आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सैफरनिन डाई में डिप करोगे 1 से 2 मिनट के लिए, तो वो सैफरनिन डाई वाला कलर एक्वायर कर लेते हैं, मतलब वो किस कलर के हो जाएंगे, पिंक कलर। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर बैक्टीरिया वॉयलेट या पर्पल कलर का है तो डेफिनेटली वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया आपके पास पिंक कलर का है तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, एंड दिस इज द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसके बेस्ड पे बैक्टीरिया होते हैं 2 तरह के, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
बस बेटा ज्यादा स्टेप नहीं है, थोड़ी सी 4 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखो। पहले देखो, आपने बैक्टीरिया को पहली डाई में डालना है। पहली डाई को बोला जाता है प्राइमरी स्टेन, क्या नाम है, क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, तो आपके सारे बैक्टीरिया किस कलर के हो जाएंगे, वॉयलेट कलर के हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता ना कि उसमें कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो सारे कलरलेस है। आपने सबको क्रिस्टल वॉयलेट में डाला तो सब किस कलर के हो गए, वॉयलेट कलर के हो गए। फिर आपने सबको उठा के मॉर्डेंट में डाला। कौन सा मॉर्डेंट, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो वो डाई को और टाइटली सेल वॉल से जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद आपने उनको पानी में वॉश करा, थर्ड स्टेप में। पानी में वॉश करने के बाद आप चले गए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप सभी बैक्टीरिया को किस में डालोगे, आइदर अल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया स्टिल अपना वॉयलेट कलर रिटेन करेंगे। तो जिन्होंने अपना वॉयलेट कलर अभी तक रिटेन करा वो क्या हो गए बेटा, ग्राम पॉजिटिव। क्लियर। और जिन्होंने अपना वॉयलेट कलर लूज कर दिया वो हमारे लिए क्या हो गए, ग्राम नेगेटिव। वेरी क्लियर। अब हमने ग्राम नेगेटिव को एक पर्टिकुलर कलर देना है ताकि हम उनको बाकी बैक्टीरिया से अलग कर सकें। तो हमने उनको एक दूसरे स्टेन में डिप कर दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेन, सैफ्रोनिन। क्योंकि सैफ्रोनिन हम दोबारा यूज कर रहे हैं उनको स्टेन करने के लिए, तो इसलिए बेटा सैफ्रोनिन को बोला जाता है काउंटर स्टेन। काउंटर मतलब दोबारा जो किया जा रहा है। तो वो बैक्टीरिया किस कलर के हो जाएंगे, पिंक कलर के। तो पिंक कलर के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, एंड वॉयलेट या पर्पल कलर के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछा गया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के हिसाब से बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, तो 2 टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। और अगर आपसे पूछा गया कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में प्राइमरी स्टेन कौन सा है जो आप सबसे पहले यूज करोगे, नेम इज क्रिस्टल वॉयलेट। मॉर्डेंट कौन सा होता है जो आप यूज करते हो, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है। फिर डी कलराइजिंग एजेंट कौन सा है, मतलब वो जिसकी वजह से कलर लूज हो जाता है, कईयों का, सबका नहीं होता है, कईयों का होता है। तो वो एजेंट या तो अल्कोहल है या फिर आपके पास एसीटोन है। और काउंटर स्टेन आप कौन सा यूज करते हो, मतलब दोबारा से डाई के लिए आप क्या यूज करते हो, सैफ्रोनिन। तो बेटा ये जो 4 पॉइंट आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं ना, इनको जरा ध्यान से याद कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट है ये आपके ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के। तो ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से आपके बैक्टीरिया हो गए 2 तरह के। तो पहला क्राइटेरिया बेटा आपने लिया था शेप का, जिसके बेस्ड पे आपने करी टोटल 4 टाइप। सेकंड क्राइटेरिया आपने लिया फ्लैजेला, जिसके हिसाब से है टोटल 6 टाइप। थर्ड क्राइटेरिया आपने लिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसके हिसाब से आपके पास बैक्टीरिया है 2 तरह के, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होते हैं, वॉयलेट कलर के, और नेगेटिव कैसे हैं आपके पास, पिंक कलर के। तो पिंक कलर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव एंड वॉयलेट कलर बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव। इतना क्लियर हो